हाँ जी, हमने एसेट सीखे थे कल, करंट कौन से होते हैं, नॉन करंट कौन से होते हैं। आप में से अगर कोई लेक्चर किसी का मिस हो जाए और उनको अगर जब रिकॉर्डिंग से सुनेगा तो सबसे पहला काम ये करना है, जो पिछला लेक्चर है ना उसको रिवाइज करके अगला लेक्चर लिया करो बगैर, और आप जब आते हो तो लेक्चर अपना रिवाइज करके आया करो, ना करके आया करो मैं तो कहूंगा, लेकिन यहां पर फिर आपकी बेइज्जती खराब हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ के आया करो सारा, ऐसे ना आ जाया करो कि आपको यहां पर अजीब सा फील हो। और दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे समझना है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है जब तक कि सीए इंटर ना हो जाए। सीए इंटर होगा तो आप थोड़ी सी इज्जत बनेगी, फिर सब सीए क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आप एक इज्जतदार शख्स हो, एक मुआशरे में आपकी इज्जत है। पहले ये ना सोचा करो इज्जत बेसी हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस एक चीज आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, नहीं समझ लग रही शर्माने की जरूरत नहीं, कौन क्या समझेगा कुछ नहीं, जब इज्जत ही नहीं है तो फिर शर्माने की जरूरत ही नहीं है। तो खुल के सवाल पूछ, हाँ अभी कुछ देर में जब आपको डिले करवाता हूं ना सवाल से, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना आप कुछ दिनों बाद वो चीज पढ़नी होती है। हाँ जो चीज हमने नहीं पढ़नी होगी वो मैं साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है, और सबसे ज्यादा जो जिहाद है ना वो सबसे ज्यादा वो है अपनी सुस्ती पर कंट्रोल करना। जब आप बैठे बैठे सो जाते हो, जब आप सो जाते हो ना, मुझे कैसे पता चलता, आंखें नहीं बंद होती, आंखें तो बंद होती नहीं ना, मतलब बंद हो जाए तो ये अच्छी बात है, आंखें बंद नहीं होती, दिमाग बंद हो जाता है। जब दिमाग बंद हो जाता है ना तो बॉडी पे बंदे का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो फिर वो जबरदस्ती ना आंखें खोलता है। अब आपको पता है जब बंदा जबरदस्ती आंखें खोल के बैठा हो वो क्या लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ना खौफनाक लग रहा होता है। वो मुझे ना कभी कभी डर भी लग जाता है कि यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं से, तो वो बंदा वो इसलिए वो थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो इसलिए मैंने तो आपको कहा था कि जब ऐसी वैसी सिचुएशन आए तो बता दिया करो कि नींद आ रही है, तो थोड़ी सी बातचीत कर लिया करेंगे, फिर आगे पढ़ लिया करेंगे। मेन हमारा टारगेट है चीज को सही तरह से समझना, नींद आ जाए तो वो समझ नहीं लगती। हमने 5 हेड पढ़े थे, यस सर, 5 हेड पढ़े थे, फाखरा कौन कौन से थे वो हेड? सर एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज। अब हमने थोड़ा सा इसका सीक्वेंस में पढ़े ना, तो इनकम एक्सपेंस, सॉरी एसेट एक्सपेंस पढ़ेंगे, एसेट एक्सपेंस क्योंकि ये फैमिली एक है, एसेट एक्सपेंस, फिर कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, एसेट एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, अब हम एक्सपेंस के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस क्या चीज होती है, और ये कोई भी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे, अभी हम रफ और लोकल वर्डिंग पढ़ रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा सीख लें, फिर बाद में इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड वर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेंस का मतलब है खर्चा, छोटा खर्चा, डे टू डे एक्सपेंस। एक होता है बड़ा खर्चा, उसे एसेट बोलते हैं, बड़े खर्चे को क्या बोलते हैं, एसेट। डे टू डे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। आपने गाड़ी खरीदी, ये छोटा खर्चा है या बड़ा खर्चा है, ये एसेट है आपका। आपने बिजली का बिल पे किया, ये छोटा खर्चा है। छोटे से मुराद नहीं कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आएगा तो वो छोटे, बड़े से मुराद ये है टाइम। अगर आपने कोई खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, वो एसेट है। आपने कोई खर्चा किया उसका बेनिफिट बस उतनी देर के लिए मिलेगा, जैसे बिजली का बिल पे किया तो 1 महीने के लिए बेनिफिट मिलेगा, फिर अगली दफा दोबारा बिजली का बिल पे देना करना पड़ेगा। इसी तरह हम रेंट पे करते हैं, हर महीने रेंट पे करते हैं। सैलरीज अगर हम पे कर रहे हैं, हर महीने सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। आपका फ्यूल एक्सपेंस है वो तो डेली का मसला है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, खर्चे कहलाते हैं। तो बिजनेस के अखराजात कौन से होते हैं जी, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस क्या होते हैं? तो मेन वो 2 खर्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बोलता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक को बोलता है इनडायरेक्ट या अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट या अदर एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट या अदर एक्सपेंस। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस उसका होता है परचेज।
अब ये परचेज है क्या भला? खरीदना या स्टॉक खरीदना? स्टॉक खरीदना हमारा एक्सपेंस होता है। स्टॉक का खरीदना हम किस अकाउंट में लिखेंगे? एक्सपेंस के अकाउंट में, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है? परचेज। ठीक है, तो ये है स्टॉक परचेज करना, स्टॉक परचेज कर। फिर एक होता है कैरेज इन। कैरेज इन, इसके कई नाम और भी हैं, बट कैरेज इन को पहले डिफाइन करते हैं। कैरेज का मतलब होता है स्टॉक लाते हुए जो किराया लगता है। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट। किसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट? स्टॉक के खरीदने की। आपके पास, आपने फैसलाबाद से कपड़ा खरीदा है, फैसलाबाद से लाहौर लाने का जो किराया लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट लगेगी, उसे क्या बोलते हैं? कैरेज इन। इसके और भी नाम है, इसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसे फ्रेट भी बोलते हैं लोग। कुछ फ्रेट या फ्रेट के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कह लो, ट्रैवलिंग चार्जेस कह लो, फ्रेट चार्जेस कह लो, शिपमेंट कॉस्ट कह लो। ये सारे इसके नाम हैं। स्टॉक खरीदना भी एक्सपेंस, स्टॉक को लाने के ऊपर जो खर्चा आएगा, किराया लगेगा, वो भी एक्सपेंस। आगे चलते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्या आपको ऐसा कोई आइडिया है कि अगर हमने कराची से स्टॉक मंगवा रहे हैं और हमें रिस्क है कि कहीं स्टॉक रास्ते में खराब ना हो जाए, हम इंश्योरेंस करवा ले उसकी? अच्छा, गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाने का मतलब पता है? गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाई जाती है कि गाड़ियों को एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि बाद में रिकवरी की जा सके उसकी। तो इसी तरह स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई जाती है। ऑयल टैंकर, गुड हो गया। ऑयल टैंकर की सबकी करवाते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल की बिजनेस है ना, वो अपने हर स्टॉक की इंश्योरेंस करवाते हैं। ये जो बैंक है, ये अपने कैश की इंश्योरेंस करवाते हैं कि चोरी ना हो जाए। अब इंश्योरेंस करवाना, एक इंश्योरेंस कई टाइप की होती है। एक, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, आप अपनी मशीनों की इंश्योरेंस करवाएं, आप अपने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, ये सारी लाइफ इंश्योरेंस होती है, लेकिन वो कंपनी वाले नहीं करवाते। वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते अपने एम्प्लॉयज की। वहां पर जो मशीनों में काम नहीं कर रहे होते लोग, उनके लिए। ये जो कोल माइन के अंदर जितने भी लोग वर्कर काम करते हैं, सबकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि आपने स्टॉक खरीदना है, तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर स्टॉक को कोई मसला ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो उसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है, तो आपने क्या बोलना है कि जब हम स्टॉक मंगवाते हैं, रास्ते में कोई कुछ हो ना जाए स्टॉक के साथ, उसके लिए हम जो इंश्योरेंस करवाते हैं, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस होता यह है कि एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो कहती है कि जनाब आपने गाड़ी खरीदी, वो आपके पास आ गया, यार आपकी गाड़ी लग गई ना, तो आपका बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हो? कहते हैं कि आप ऐसा करो कि हमें ना हर महीने कोई 10-10 हजार दे दिया करो। इसे बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अब 10-10 हजार दे दिया करो, अगर कभी भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर जितना खर्चा आएगा ना, वो फिर हम पे करेंगे। आपकी टेंशन खत्म। आप वो बस वो 10 हजार दे रहे हैं ना, बस वही काफी है। चाहे वो 1 लाख लगे, चाहे, हाँ कुछ लोग कम भी क्लेम कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल इंश्योरेंस का मतलब यह है कि कल को अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो वो फिर आपको पे करने की जरूरत, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वो इंश्योरेंस वाले आपका वो खर्चा पे कर देंगे। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आप कहते हो जी, आप इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जनाब अगर आपकी कल को गाड़ी चोरी हो जाती है ना, तो हम आपको उसकी कीमत वापस कर देंगे जो उसकी मौजूदा कीमत होगी। आप ऐसा किया करें कि हमें उसके लिए फिर एक किस्त दिया करें हर साल या हर महीने। वो एक मिनिमम अमाउंट होती है, कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है।
अब वो हम उनको किस्त देते रहा करेंगे वो एक टाइम तक, जब तक गाड़ी हमारे पास है। अगर उस टाइम के दौरान जब तक हमने इंश्योरेंस की हुई है गाड़ी हमारी चोरी हो जाती है तो वो उस गाड़ी की कीमत हमें अदा करेंगे। अब बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे दिमाग में फौरन आता है कि अगर हम खुद ही चोरी करवा लें तो फिर क्या होगा। अच्छा, उसके लिए ना जब वो इंश्योरेंस करते हैं ना वो हमारी गाड़ी में ट्रैकर भी लगाते हैं, यानी वो अपनी तरफ से फुल प्रूफ काम करते हैं। जैसे मैंने अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है ना, वो मेरी गाड़ी में ना ट्रैकर लगा देते, वो तो बाद की बात है ना। तो हमने ना जैसे ही लाहौर से बाहर मेरी गाड़ी जाएगी ना वो फौरन उनका फोन आ जाएगा कि बॉस आप ही गाड़ी लेकर जा रहे हो या कोई और बंदा तो नहीं लेकर जा रहा जरूरतमंद, तो फिर वो गाड़ी फौरन बंद हो जाती है उधर। वो उनके पास एक कंट्रोल होता है, वो उधर ही ना उसने डिवाइस लगाई होती है, वो इंजन बंद कर देते, जिधर ही गाड़ी है उधर बंद हो जाती है। तो ये जितने भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उसके अंदर ट्रैकर लगा होता है। अब इसी तरह स्टॉक की इंश्योरेंस होती है। आपने कराची से स्टॉक मंगवाया है, रास्ते में बहुत बारिश पड़ी है, आपने कपड़ा मंगवाया, वो कपड़ा बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको उसकी कीमत दे देंगे। अब उनको क्या फायदा होता है, ये अगला सवाल कि वो क्यों पैसे देते हैं। अगर हम उनको 10,000 दे रहे हैं, 1.5 लाख की गाड़ी हमारी, वो एक्सीडेंट हो गया है, वो जरूरी है एक्सीडेंट होना ना हो तो फायदा उनका। हाँ, वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज है हर एक चीज की इंश्योरेंस करवाई होती है, तो उन्होंने उनका सबसे पैसा वो ले रहे होते हैं। उनमें से अगर 100 बंदे से वो पैसा ले रहे हैं तो किसी एक बंदे को अगर कोई मसला आ भी गया ना तो वो उसकी इंश्योरेंस कवर कर देते हैं। तो ये इंश्योरेंस का एक तरीकाकार होता है छोटा सा। बाकी तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये इंश्योरेंस, तो बहुत तकरीबन आपको शायद आइडिया होगा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका में ना उनके जो सिटीजन है उनका फ्री इलाज होता है, उन्होंने उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होती है। अब वो क्या करते हैं, वो हर साल हर बंदे की खातिर ना कोई 1,000 या 2,000 रुपया ना वो इंश्योरेंस कंपनियों को दे देते हैं। कोई भी बंदा बीमार हो वो फिर उसका फ्री इलाज होता है। जैसे ये खान साहब ने किया था वो हेल्थ कार्ड वाला चक्कर, तो हेल्थ कार्ड में भी यही था, उन्होंने इंश्योरेंस करवा दी थी और वो उस इंश्योरेंस से सारा कुछ कवर होता था। हाँ, अगली बात, कुछ लोग मौलवी हजरात कहते हैं कि ये ना हराम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंश्योरेंस आप एक नुकसान की इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो, तो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं हलाल का तो कोई भी नहीं कहता, सारी हराम कहते हैं। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा इन है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑडिट होते हैं उनके प्रॉपर। और आपको पता है सबसे अमीर कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकों से भी ज्यादा अमीर होती है कंपनियां। और उसके बाद इवन के जब हम ऑडिट करने जाते थे ना तो उस वक्त तकरीबन एक ना TADA होता है, मतलब वो ना कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो आने जाने का खर्चा हमें देते हैं, खाने का और आने जाने का। अगर बाकी कंपनी 400 रुपया देती थी ना तो इंश्योरेंस कंपनी वाली हमें 1,000 रुपया देते। अब वो दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के ऐसे लोग होते हैं कि जो इसको हराम समझते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने उसे 1,000 भी नहीं लेना, वो TADA लेते ही नहीं थे। अदरवाइज जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं था वो कहते थे कि बाकी कंपनियों से ज्यादा वो इंश्योरेंस कंपनियों में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां TADA ज्यादा मिलता था, खाना भी अच्छा मिलता था। चलिए जी, इंश्योरेंस का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंश्योरेंस से ट्रांजिट का मतलब क्या है, स्टॉक रास्ते में खराब होने का अगर कोई चांस है तो हम उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और अगर सच में खराब हो जाता है तो वहां से रिकवर हो जाता है। लेकिन अभी हमारा एक्सपेंस है, हमने तो उसको अभी किस्त देनी है ना कि भाई मेरा स्टॉक बाहिफाजत पहुंच जाए, ये उसकी किस्त दे रहा हूं, अगर खराब हो गया तो आपकी रिकवरी है। बाहिफाजत पहुंच आया तो उसको वो पैसे हो गए पक्के, और अगर खराब हो गया तो वो हमें क्लेम देगा। हाँ, जानबूझ के अगर हम खराब करते हैं उसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपर, और बड़े बड़े लोग इस चीज को कर भी लेते हैं कवर, मतलब फ्रॉड करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा मैंने देखी है, जिसने जो भी फ्रॉड किया है ना वक्ती तौर पर तो वो बहुत बूम पे चला जाता है, अल्टीमेटली वो नील ही होता है। फ्रॉडिया बंदे का जो अंत है ना वो 0 है, नील बटा नील। जो अच्छा इंसान है ना वो मुश्किल में जितना भी गुजारेगा उसका जो आखिर है ना जिसे कहते हैं वो पॉजिटिव है। ये फिल्मों ड्रामों की तरह ही होता है जिंदगी भी, कि अच्छे इंसान की जो एंड है ना वो अच्छा है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी का मालिक लाहौर का अमीर तरीन शख्स था, अमीर तरीन मतलब कह सकते हैं टॉप 5 में। जब उसकी डेथ हुई थी उसके बच्चे जनाजा पढ़ने नहीं आए। फिर वहां जो ईडन हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड हुआ था
वो लोग आकर उसके जनाजे के सामने खड़े हो गए कि हमने इसको दफनाने नहीं देना जब तक हमारे पैसे रिकवर नहीं होते। तो ये क्या है, क्या फायदा इतने पैसे का, अरब खरब पति है वो, मतलब वो पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, लेकिन मरने के बाद औलाद जनाजे भी नहीं आई। मरने के बाद लोग कहते हैं जी हमारे के साथ इसने फ्रॉड किया है। तो कितना दर्दनाक मौत हुई फिर। तो जो अच्छा इंसान है ना, जो अच्छे काम करता है, उसकी जिंदगी जो मर्जी मुश्किल हो, लेकिन उसका जो आखिर है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है। मतलब अल्लाह ताला उसे एक सुकून की जिंदगी अता जरूर कर। कि हमें लग रहा होता है, हमें तो अपनी तकलीफें नजर आ रही होती है, इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा होता। अगर हम किसी और की तकलीफें देखें तो फिर अपनी तकलीफें छोटी होती है। तो इसलिए इंश्योरेंस में ना कभी तो करवाना ना, अगर करवाना तो फ्रॉड करने की ना सोचना कि हम जानबूझ के गाड़ी चोरी कर लेते हैं। या ये जो गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा होने की ये एक वजह भी है कि लोग टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाते हैं कि कोई थोड़ी बहुत लग भी जाए ना। इवन के कुछ लोग ये भी देखते हैं कि जब गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो वो जानबूझ के भी एक्सीडेंट कर देते हैं ताकि ना वहां से रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिल जाए। मेरे पास पहले एक गाड़ी थी तो उसकी ना एक हेडलाइट में मसला आया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो वो बंदा जो वो आकर ना वो सर्वे करते हैं, उसने आकर गाड़ी देखी तो उसने देखा ना कि वो आगे एक हेडलाइट खराब हुई हुई है। उसने वहां से एक पत्थर उठाया, मेरी दूसरी हेडलाइट भी तोड़ दी गाड़ी की। वो मैंने कहा ये क्या किया है, कहता दोनों का क्लेम ले लो। क्यों एक का क्लेम ले रहे हो, दोनों का मैं लिख देता हूँ आपका ना, दोनों में हेडलाइट्स नई आ जाएंगी। एक अगर नई आएगी दूसरी पुरानी होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। उसने दूसरी भी तोड़ दी। शीशा भी तोड़ देते। तो हाँ नहीं, वो उसने जो लिखना है वो क्लेम मिल जाना है। तो अगर इंश्योरेंस वाले बंदे के साथ जान पहचान हो तो फिर ये काम अच्छा भी हो जाता है। आप करवाते हैं इंश्योरेंस? नहीं, जब हम गाड़ी अगर लीज पे लेते हैं ना तो वो इंश्योरेंस के बगैर देते ही नहीं। यानी लीज पे अगर आप गाड़ी लेते हो ना तो वो आपको इंश्योरेंस के बगैर ही देंगे, क्योंकि गाड़ी तो असल तो आपने किस्तें भी देनी है ना। तो फिर वो कहते हैं कि कल को गाड़ी कुछ हो जाए आप किस्तें देना बंद कर दो, हम किधर जाएं। तो फिर वो इंश्योरेंस करवा देते, लेकिन वो इंश्योरेंस के पैसे हम नहीं देते, वो खुद ही देते, लीज बैंक वाले देते हैं। अच्छा ये तो थे थोड़े से और भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमने सिर्फ इतने से लिखने हैं, परचेज, कैरेज इन और इंश्योरेंस इन। जो बाकी हैं जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे फिर बताऊंगा। अब आ जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक सवाल आपका पूछना बनता है, दिमाग में आ जाए तो पूछ लेना, वरना मैं लिखवाता जाता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप बिजनेस है आपका, कोई क्या बनाना चाहते हो, कोई भी बिजनेस बना लो दिमाग में। जो सैलरी के एक्सपेंस होंगे ना आपने अपने एम्प्लॉय को देंगे, वो आपका खर्चा होगा। वेजेस, किसी को पता सैलरी और वेजेस के दरमियान फर्क क्या है? सैलरी हमेशा फिक्स होती है और एट द एंड ऑफ द टाइम मिलती है। वेजेस बेस्ड ऑन डेली, जिसे दिहाड़ी कहते हो। तो ये वेज ये फिक्स नहीं होती, जितने दिन कोई काम करेगा उतने दिन के पैसे मिलेंगे। ये घंटों के हिसाब से भी की जाती है, दिनों के हिसाब से भी हो जाती है और यूनिट के हिसाब से भी हो जाती है। वेजेस मतलब लेबर काम कर रही है ना, आप दिहाड़ी पे ले आए, कहते जी 8 घंटे काम करोगे इतने पैसे दे देंगे, तो काम करेंगे तो पैसे देंगे, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे। तो सैलरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर सैलरी खत्म हो जाए, वेजेस आ जाएं, तो गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट ठीक हो जाए। वहां सैलरी का सिस्टम है, इसलिए अब जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वहां वेजेस का सिस्टम है। अब वो वेजेस अगर, अब देखिए सपोज दैट मैंने ये कॉलेज बनाया है, इन केस अगर मैं टीचर को कहता हूं कि भाई मैं आपको पर क्लास के हिसाब से पैसे दूंगा, आप जितनी क्लासेस लोगे आपको उतने पैसे देंगे। अब टीचर कहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लूं, मैं छुट्टी करूं ही ना। और अगर मैं ये कहूंगा महीने का आपको इतने मिल जाएंगे, फिर छुट्टी भी कर सकता है वो, इस तरह का चक्कर चुक्कर हो सकता है। तो प्राइवेट इदारों में ना सारा वेजेस सिस्टम है, प्राइवेट इदारों में वेजेस सिस्टम है, सैलरी सिस्टम कम से कम होता है, क्योंकि सैलरी सिस्टम बंदे को निकम्मा बना देता है। हाँ मेंटली तौर पर फ्रस्ट्रेशन के सिस्टम में होती है वेजेस सिस्टम। एक बंदा सच में बीमार है, अब सैलरी तो मिल जाएगी और वेजेस तो नहीं मिलेंगी क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा।
लेकिन हमने तो ये देखना है कि हमने अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, तो सैलरी भी खर्चों में आएगी, वेजेस भी एक्सपेंस में आएगी। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। गाड़ियों की रिपेयर, बिल्डिंग की रिपेयर, मशीनों की रिपेयर, किसी भी चीज की रिपेयर, ये आपके एक्सपेंसेस ही हैं। रेंट, जो आप रेंट पे करते हो वो भी आपका खर्चा ही होता है। फिर उसके बाद एक लिख लो, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा बता देता हूं, डेप्रिसिएशन, आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, इसका ताल्लुक सिर्फ नॉन करंट एसेट से होता है। आपने कोई एसेट खरीदा, उसकी हर साल वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी जब वो पुराना होता जाएगा? तो बढ़ भी सकती है, बट नॉर्मल अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो नया फर्नीचर खरीद के रखा, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम कहते हैं फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद स्टेशनरी, बिजनेस में जितनी भी स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही है सारे के सारे एक्सपेंस में आएगी। लैंड आ सकती है? लैंड एक्सपेंस में? लैंड तुम्हारा नॉन करंट एसेट है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, क्योंकि लैंड जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड के अलावा सारे नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग भी बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट होती है। मटेरियल नहीं, ओवर, वो लैंड की वैल्यू बढ़ रही होती है, बिल्डिंग की नहीं बढ़ रही होती। उसके बाद एक एक्सपेंस आप वाले भी लिखते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारे एक्सपेंस होते हैं। ये कौन से होते हैं? हमने एक शख्स से पैसे लेने हैं, वो नहीं, अगर वो कहता है जी मैंने नहीं देने, जो करना कर रहा है, या वो फौत हो जाता है, या वो मिल ही नहीं रहा, ना फोन मिल रहा है ना बंदा मिल रहा है, जब ऐसे क्या देता है नहीं देने, तो वो हो जाते हैं बैड डेट्स। फायदा हुआ नुकसान हुआ? कभी हुए बैड डेट्स? यानी किसी दोस्त को पैसे दिए हो, वापस ही ना मिले हो, उधार बंद है, ऐसा होता है। Yeah. अच्छा, एक मशहूर बैड डेट्स, ये खवातीन के साथ ज्यादा होता है, वो जो उनको कोई चाचा मामा अगर ईदी दे जाए ना तो अम्मा कहती है ये एक दफा दे दो आपको वापस मिल जाएंगे। कभी मिले हैं बैड डेट्स? पर अगर आप मांग भी लो तो वो क्या कहते हैं, ये जो आप खाते पीते हो ये कहां से आते हैं? और मजे की बात बताऊं, पूरी दुनिया में सारी माओ का सेम डायलॉग, मतलब चाहे कोई जहां मर्जी रह रही है, पता नहीं ये क्या मसला है, मैं इसे औरतिज्म कहता हूं, मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर है सबका, मतलब बातें मारना, डांटना, चीखना चिल्लाना, सबका एक जैसा। मतलब अगर घर में हमारे फादर सुबह उठ जाते हैं, काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, चुप करके कर रहे होंगे, अम्मा हजूर किचन में काम कर रहे होंगे, साथ डांट भी रही होंगी, सोए रहते हैं, फलाना करते रहते हैं, ढमकाना करते रहते, मतलब एवी हम बैठे हैं या कर रहे हैं, चलो अब्बा जी ने एक दफा डांट दिया, खत्म। मैंने कहा अम्मा जी काम करेंगी, साथ साथ वो ना एंटरटेनमेंट भी करती रहती हैं। तो ये देखिए हमारे घर में भी यही होगा, आपके घर में भी यही होगा, 90% क्या, मुझे तो 100% एक जैसा सिस्टम लगता है और सब में एक जैसी रूह है। तो बैड डेट्स वो होते हैं जो हमारे रिसीवेबल तो है, बल्कि अब तो थे लेकिन अब मिलने का कोई चांस नहीं, उसे बोलते हैं बैड डेट्स। लेकिन बिजनेस में हमने अपने कस्टमर को चीज बेची, कस्टमर नहीं मिल रहा, उधार पे बेची थी, या वो कहता नहीं देने, कोई ना कोई वजह है कि पैसे मिलने का चांस खत्म हो गया, तो वो बैड डेट्स। उसके बाद इंश्योरेंस। अब आप कहोगे कि सर अभी आप इंश्योरेंस उधर लिख कर आ रहे इधर भी लिखने हैं, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है। वो कौन सी इंश्योरेंस है? वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है। और ये बाकी इंश्योरेंस है, हमने अपनी मशीनों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हमारा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा पड़ा ना खराब हो जाए, ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं होगा। इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? इन ट्रांजिट रास्ते में है,
गुड्स अभी मंगवा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो उसकी इंश्योरेंस होता है गुड्स इन ट्रांजिट, यानी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जो हमने बाकी गाड़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है वो सारी क्या कहलाती है? नॉर्मल इंश्योरेंस कहलाती है। ठीक होगी बात? और बताएं बिजनेस में क्या खर्चे हो सकते हैं? इंश्योरेंस भी इसी के अंदर। बिल्कुल इसके अंदर ही आएगी। अब हमारे बिजनेस के कोई भी खर्चे होंगे ना वो इसके अंदर है। हाँ जी, यूटिलिटी बिल, बिजली का, पानी का, गैस का, सारे Advertisement. यूटिलिटीज बिल, एडवर्टीजमेंट, मतलब मार्केटिंग, सैंपल दे रहे हो, कोई मार्केटिंग कर रहे हो। हाँ जी, बताएं बिजनेस के सैलरी, वेजेस, रिपेयर, रेंट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और आपको क्या लगता है कि बिजनेस के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? लंच वगैरह करवाते हैं तो बिल्कुल वो एक्सपेंसेस ही हैं। आप उन्हें कुछ छोटे छोटे खर्चों को ना वो नहीं लिखते, वो टोटल करके ना एक लफ्ज लिख देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, या इसको बोलते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस। वो क्या कहते हैं? छोटे मोटे एक्सपेंसेस को प्लस करके ना वो कहते हैं कि आप क्या लिखेंगे, 2-2 4-4 रुपए, तो वो इकट्ठे करके या तो वो लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस या लिख देते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस। ठीक होगी बात? छोटे मोटे इकट्ठे करके वो लिख देते हैं, तो वो कोई एक खर्चा नहीं होता, उसमें छोटे छोटे काफी सारे खर्चे ऐड होते हैं। इसके अलावा भी जो भी आपको लगे कि बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, उसे हम एक्सपेंस में लिख दें। ठीक है? आप जैसे कोई लॉसेस हो गए, किसी भी टाइप के लॉसेस हो जाएंगे वो हमारा एक्सपेंस होगा। किसी भी टाइप के अगर लॉसेस हो जाएंगे हमारा वो, स्टॉक खराब हो गया, स्टॉक चोरी हो गया, मशीन खराब हो गई, कोई चीज बेची उस पर नुकसान हो गया, वो सारे किस में आ जाएंगे? लॉसेस में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन तो बजाते खुद बेचारा एक एक्सपेंस है। बेहतर आप इसमें आएगा, जिसमें ड्राइंग्स तो होती हैं कोई expense। नहीं ड्राइंग्स नहीं आती, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, वो बिजनेस का थोड़ी खर्चा है। टैक्सेस ये एक्सपेंस होता है, जो भी बिजनेस के ऊपर टैक्स लगते हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो हर तरह का खर्चा और हर तरह का नुकसान एक्सपेंस होते हैं। हाँ, उसमें से हमने कुछ एक्सपेंस डायरेक्ट कर दिए, वो एक परचेज, एक इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट और एक कैरेज। हाँ, एक होता है कैरेज आउट, एक होता है कैरेज आउट, वो था कैरेज इन, ये है कैरेज आउट। कैरेज इन होता है जब मैंने स्टॉक खरीदा तो किराया लगा मेरा, और अब मैंने स्टॉक बेचा कस्टमर को, तो अगर तब मेरा किराया लगेगा, तब मेरा खर्चा आएगा, उसे बोलूंगा कैरेज आउट। वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो स्टॉक खरीदने पर आ रहा है, और कैरेज आउट तो खरीदने पे नहीं है, ये तो बेचने पे है। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि कैरेज आउट वो खुद किराया दे जो कस्टमर है, लेकिन हम भी तो ऑफर करवाते हैं फ्री होम डिलीवरी, तो उसके लिए जो हमारा खर्चा आएगा वो किस में आएगा? अदर एक्सपेंस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। और एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ये इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी लिख लो डिस्काउंट अलाउड। ये होता क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। डिस्काउंट अलाउड होता है कि हमने अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं और अगर आप उसको थोड़ी रियायत दे दो, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या रियायत कैसे दी जाती है पता है? कि सपोज दैट आपने किसी बंदे से लेना है 10 लाख, अब वो दे ही नहीं रहा, वो कहेगा यार तू 9.5 दे दे, बट दे दे। तो अगर हम 9.5 लाख ले लेंगे तो 50,000 का नुकसान हुआ, फायदा, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये असल में डिस्काउंट अलाउड ओरिजिनली कुछ और होता है। नहीं, असल डिस्काउंट अलाउड होता है कि अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं और उसने हमसे उधार लिया है 30 दिन की, हम उसे कहते हैं कि यार आप मुझे 10 दिन में पैसे दे दो,
हम आपको थोड़ी सी फेवर दे देते, दैट इज अ डिस्काउंट अलाउड। मतलब वैसे कितने दिनों बाद पैसे लेने थे? 30 दिन बाद। हमने कहा यार 10 दिन में पैसे दे दे, अगर आपने 10,000 देना है तो 9,000 दे, हम आपको 1,000 रुपया छोड़ देते। ये जो नुकसान हुआ है ना आपका 1,000 रुपए का अर्ली पेमेंट की वजह से, इसका बाद पूरा चैप्टर है डिस्काउंट के ऊपर, हम सीखेंगे। बस अभी इतना पता होना चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है। ओके होगी बात? अच्छा, और भी बहुत सारे आएंगी चीजें, क्योंकि बिजनेस है, खर्चा तो कोई भी आ सकता है। जो भी खर्चा आएगा वो हम एक्सपेंस में ही लिखेंगे। मेन हमारा क्या, इंश्योरेंस पता होना चाहिए, स्टेशनरी पता होना चाहिए। इसमें और आप में इसमें और बातें हैं आपने नहीं पूछी, जैसे यहाँ पर बेसिक फर्क यह है, स्टॉक जिसका आपका बिजनेस है उसको खरीदने से लेकर अपने गोदाम तक पहुंचने तक का जो खर्चा है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। खरीदा, किराया लगाया, इंश्योरेंस करवाई, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट है। स्टॉक के खरीदने से लेकर अपनी फैक्ट्री तक या अपनी गोदाम या दुकान तक पहुंचने तक का खर्चा वो सारा डायरेक्ट है। इसके अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट है। ओके होगी बात? उसके बाद लिख लें इनकम। सॉरी, किसको नहीं आ रही? बोले आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। इन्होंने तो क्लास ये के लिए अभी नींद आ रही है। चाय बनवा लो। अच्छा, थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट का काम, फिर सोते हैं। इनकम 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू, एक को बोलते हैं अदर इनकम। हाँ जी, एक को बोलते हैं रेवेन्यू और एक को बोलते हैं अदर इनकम। स्टॉक को बेचना हमारा रेवेन्यू होता है, मतलब जो चीज स्टॉक आप बेचते नहीं हो, सेल किसे कहते हैं? सब कुछ बेचना या स्टॉक बेचना? स्टॉक का बेचना। रेवेन्यू किसे कहेंगे? सेल को। और ये हमारी मेन इनकम है, क्योंकि आपका कपड़े का बिजनेस है तो जो कुछ कमाना है कहां से कमाना है? कपड़ा बेच के। चोरी तो करना नहीं, फ्रॉड करना नहीं। ठीक होगी बात? अदर इनकम क्या होगी फिर? ये बता सकता है ईमान? अदर इनकम क्या हो सकती है? देखिए, कपड़ा बेच के तो हमने पैसा जो कमाना है वो इनकम है हमारी। इसके अलावा आपके हिसाब से बिजनेस आपका कपड़े का है, इसके अलावा कोई इनकम हो सकती है आप? वो तो स्टॉक बेचना तो रेवेन्यू हो गया ना। अदर इनकम बताए। आपका नाम यूज करें, नाम यूज करे नहीं, वो इनकम नहीं होती। जैसे एसी पड़ा हो तो वो सेल कर दे। हाँ जी, अगर आपका कोई उधर कबाड़ कबूड़ पड़ा हुआ है, उसको बेच के जो आपने हासिल कर लिया वो आपकी अदर इनकम है। वो तो आपका मेन बिजनेस नहीं है ना। मतलब पुराना एसी पड़ा हुआ दुकान में, आपने उसको बेच दिया, क्या आपका एसी बेचना काम था? तो स्टॉक बेचेंगे तो इनकम, रेवेन्यू। और इसके अलावा अगर कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए उसे क्या बोलेंगे? अदर इनकम। गिफ्ट को मिल जाए, टिप्स मतलब, अरे वो तो उधर चले गए ना, मैं तो कपड़े का बिजनेस कर रहा हूं। अच्छा, बताता हूं मैं। एक इनकम होती है जी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड था ना? डिस्काउंट अलाउड था ना? वो क्या था पता है? डिस्काउंट अलाउड क्या था? कि हमने किसी के पैसे किससे लेने थे? कम लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? हमने किसी के पैसे देने हैं, हमने देना है किसी का 50,000 और देना है महीने बाद। उसने कहा यार ऐसा करो 10 दिन में पैसे दे दो, 45,000 दे दो। तो हमने 10 दिन में उसको 50 की बजाय कितने दे दिए? कोई फायदा हुआ या नहीं? क्या ये आपका मेन इनकम है या अदर इनकम है? क्योंकि मेन इनकम तो कपड़ा बेचना है, ये आपकी अदर इनकम है। फिर ऐसा हुआ आपके पास पैसा पड़ा था, आपने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मार्कअप दे दिया,
ऐसा होता है ना, बैंक में पैसा जमा करवा दो, तो आपका मेन काम कपड़ा बेचना है, आपके पास पैसा पड़ा था, आपने कहा कि अच्छा बैंक में रखवा देते हैं, बैंक वाले ने आपको उसके ऊपर मार्कअप दे दिया, तो उसे बोलते क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? अच्छा सर जी, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, अगर मैंने कपड़ा खरीदना है पीछे से अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे कहेगा 10 दिन के अंदर खरीद लो और उससे सस्ता दे दूंगा, तो ये भी डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है? हाँ जी, लेकिन ये और डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट की भी दो टाइप होती हैं, वो डिस्काउंट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, इंटरेस्ट एक अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता होगा कोई, मैंने लोन लिया बैंक से और जितने पैसे लूंगा उतने ही वापस करूंगा, ज्यादा वापस करूंगा, जो ज्यादा पे करूंगा उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। सूद हराम है, इंटरेस्ट क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इनकम होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, तो वो अदर एक्सपेंस में लिखो जाके, उसे कहां पर जाकर लिखो? अदर एक्सपेंस में, ठीक है। और अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक थोड़ा ऊपर पैसे दे देता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो पैसा मिलेगा तो इनकम, और हम पे करेंगे तो कमीशन रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, और रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस, और रेंट लेंगे तो इनकम। मिसाल के तौर पर हमने दुकान बनाई हुई है कपड़े की, उसके ऊपर वाला फ्लोर फारिग पड़ा था, हमने कहा चलो रेंट पे दे देते हैं, थोड़ा बिजली का बिल ही निकल आएगा, तो वो हमारी इनकम हुई, एक्सपेंस हुआ। अदर इनकम है या मेन इनकम है? अदर इनकम है। एक लास्ट लिख लो, गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल, ये क्या होता है? गेन ऑन डिस्पोजल मतलब कपड़े के अलावा कोई और चीज बेच दी, मतलब एसी पुराना बेच दिया, कोई अलमारी पड़ी थी पुरानी वो बेच दी, तो उसे बोलते हैं सेल। तो बोल नहीं सकते, क्या उसे सेल कह सकते हैं? उसे डिस्पोजल बोलते होते हैं। यानी स्टॉक के अलावा, स्टॉक को बेचो तो सेल, स्टॉक को खरीदो तो परचेज। स्टॉक के अलावा अगर आपने कुछ बेचा है उसे क्या बोलते हैं? डिस्पोजल। उसे बोलते क्या है? और उसके ऊपर अगर आपको गेन हो जाए तो इनकम, और अगर लॉस हो जाए तो एक्सपेंस। कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज हमारा कपड़ा बेचना काम है, अब हमने एक फैसलाबाद से कपड़ा लेने गया, उसने कहा यार मुझे कोई कस्टमर और भी रेफर कर दिया करो, हम आपको ना थोड़ा कमीशन दे दिया करेंगे, मतलब मेरा कपड़ा खरीदना काम है। कहता यार तेरे यार दोस्त भी तो होंगे ना दुकानों वाले, उन्हें भी रेफर कर हमारी तरफ, और हम आपको तो थोड़ा कमीशन देंगे। तो कमीशन मेन कारोबार तुम्हारा कपड़े का है, लेकिन अगर हमारी वजह से उसके 2-4 कस्टमर बन गए और उसने हमें उसका कमीशन दे दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? कमीशन रिसीव। तो ये भी हमारा रेवेन्यू नहीं है, ये भी क्या है? चलो सो जवाब खत्म। अब एक हेड रह गया, पर वो हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन। ठीक है, तो कल सब याद करके आइएगा।